हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द बिजनेस एनवायरनमेंट, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू रिवाइज शॉर्ट क्वेश्चन। और शॉर्ट क्वेश्चन को हम इस ढंग से रिवाइज करेंगे कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए भी हमें हेल्प हो जाए। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन जो है देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो है जिसके द्वारा जो मनी की सप्लाई है उसको रेगुलेट किया जाता है। जैसे इन्फ्लेशन है तो उस वक्त क्या होता है कि डियर मनी पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है, कॉन्ट्रैक्शन मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है, और जब डिफ्लेशन होता है तो उस वक्त जो है चीप मनी पॉलिसी, जिसको हम एक्सपेंशनरी मनी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, वो अडॉप्ट की जाती है। So monetary policy refer to the use of monetary instrument under the control of central bank to regulate magnitudes such as interest rate, money supply and availability of credit. तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश के अंदर जो है मॉनेटरी पॉलिसी लेके आता है, जिसके द्वारा वो मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है, जिसके द्वारा वो इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को जो है रेगुलेट करता है। मॉनेटरी पॉलिसी के पीछे जो बेसिक लॉजिक है, जो ऑब्जेक्टिव है कि प्राइस स्टेबिलिटी को हमने मेंटेन करना है, बट उसके साथ ही क्या है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी इंक्रीज होनी चाहिए, वो रुकनी नहीं चाहिए। और उसी तरह जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट की जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी लागू की जाती है, दैट इज गिवन टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। DC Roman has defined monetary policy as a discretionary act undertaken by the authority designed to influence the supply of money, rate of interest, the availability of money. So what are the feature of monetary policy? देखो यहाँ पे क्या है कि ये एक एक्टिव पॉलिसी है। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर अडॉप्ट करके क्रेडिट कंट्रोल को करने की कोशिश करते हैं। और ये जो पॉलिसी है फ्लेक्सिबल इन नेचर है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन है तो उस वक्त कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है, अगर डिफ्लेशन है तो उस वक्त एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है, डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन। आरबीआई जो है हमेशा इसकी जो कोशिश होती है कि इन्फ्लेशन रेट को हम रिड्यूस किया जाए, कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो हमारी टारगेट लिमिट के अंदर होनी चाहिए। और इसी तरह यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फोकस होता है कि जीडीपी ग्रोथ को इंक्रीज करना है, तो इसके अंदर भी कोशिश की जाती है कि जीडीपी ग्रोथ जो है हमारी सफर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्टरी ऑब्जेक्टिव हो गए। क्योंकि जब हम जीडीपी ग्रोथ को अचीव करते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो इन दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी ऑब्जेक्टिव को ये मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा अचीव करने की कोशिश करते हैं। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर अडॉप्ट किए जाते हैं, जिसके द्वारा सप्लाई ऑफ मनी को रेगुलेट किया जाता है। बोथ इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग ओरिएंटेड है, क्योंकि यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी जो है इन्वेस्टमेंट चाहती है कि बैकवर्ड एरिया के अंदर आए, तो वहाँ पे कंसेशनल रेट जो है इंटरेस्ट के लगाए जाते हैं। और उसी तरह सेविंग को अट्रैक्शन करने के लिए इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट भी हायर साइड पे रखे जाते हैं, ताकि लोग ज्यादा सेविंग कर सके। और उसी तरह इकोनॉमी के अंदर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन लेवल एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट जो है उसको रेगुलेट किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबिलिटी, हमारी जो प्राइसेस हैं उसकी, क्योंकि अगर मनी की सप्लाई ज्यादा है तो लोगों के पास परचेजिंग पावर ज्यादा होगी, परचेजिंग पावर ज्यादा होगी और चीजें उतनी नहीं बनी तो इन्फ्लेशन होगी, कीमतें बढ़ जाएंगी। इस वजह से क्या है कि यहाँ पे देखा जाता है कि प्राइस स्टेबिलिटी को हमने किस तरह से मेंटेन करना है। सेकेंड है न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। न्यूट्रलिटी ऑफ मनी जो है वैसे भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है अलग से। तो यहाँ पे क्या है कि देयर शुड नॉट बी चेंज इन द सप्लाई ऑफ मनी, तो रेदर द चेंजेस इन मनी सप्लाई इस ढंग से एलिमिनेट करना चाहिए कि इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर परफेक्ट स्टेबिलिटी रहे। पर ये जो कंसेप्ट है दैट इज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, और आज की डेट के अंदर जो डायनामिक इन्वायरमेंट है यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है। और उसी तरह जो मॉनेटरी पॉलिसी है एक्सचेंज रेट को भी स्टेबलाइज करना, जिससे हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन जो है फेवरेबल बनी रहे और इकोनॉमिक ग्रोथ को बनाए रखे।
अब हम देखते हैं कि बहुत सारे क्वांटिटेटिव मेयर, क्योंकि उसके अंदर से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वांटिटेटिव मेयर के अंदर जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन है, तो यहाँ पे सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ट्रेजरी बिल्स बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द गवर्नमेंट। अगर देखो डिफ्लेशन है, उस सिचुएशन के अंदर जो गवर्नमेंट है वो जो है लोगों से बाय कर लेगी, ताकि लोगों के पास परचेजिंग पावर आए और वो लोग पैसे खर्चे। और इन्फ्लेशन के दौरान गवर्नमेंट जो है उनको सेल कर देगी, ताकि उनका पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाए। उसी तरह सेकंड जो है दैट इज द बैंक रेट। इस पे फर्स्ट क्लास बिल्स को डिस्काउंट किया जाता है। अगर क्योंकि बैंक रेट के साथ इंटरेस्ट रेट जुड़ा होता है, अगर बैंक रेट हायर है तो इंटरेस्ट रेट भी हायर है, अगर बैंक रेट लो है तो इंटरेस्ट रेट भी लो है। इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है कि इसको इंक्रीज कर दिया जाता है, ताकि जो बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो लोग जो है बोरिंग कम करेंगे। और उसी तरह जब डिफ्लेशन होती है तो वहां पे होता है कि लोग ज्यादा बोरिंग करें, ज्यादा खर्चा करें, तो उस दौरान इसको रेट को कम कर दिया जाता है, जिससे इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाता है। कैश रिजर्व रेशियो के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे इतना मिनिमम अमाउंट के डिपॉजिट जो हमने सेंट्रल बैंक के साथ रखने हैं। अगर इन्फ्लेशन है तो ये रेशियो इन्हांस कर दिया जाता है, अगर डिफ्लेशन है तो ये रेशियो कम कर दिया जाता है। इसी तरह स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के अंदर क्या होता है कि ऑल कमर्शियल बैंक्स ने जितनी भी उनकी डिमांड और टाइम लायबिलिटी है, उसका कुछ परसेंटेज जो होता है अपने पास रखना होता है। तो अगर वो इन्फ्लेशन है तो इस रेट को हाई कर दिया जाता है, अगर डिफ्लेशन है तो इस रेट को कम कर दिया जाता है। इसी तरह लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, जिसके अंदर कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई से जब उनके पास पैसे की कमी होती है तो वो बोरिंग कर सकते हैं। और उसी तरह अगर उनके पास एक्सेस लिक्विडिटी है तो वो ओवरनाइट बेसिस पे जो है आरबीआई को डिपॉजिट भी दे सकते हैं। इसके अंदर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों ही आ जाते हैं। तो रेपो रेट के अंदर क्या होता है कि कमर्शियल बैंक जो होते हैं आरबीआई से बोरिंग करते हैं। रेपो रेट जो होते हैं रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होता है। और रिवर्स रेपो रेट के अंदर क्या होता है कि जब बैंक्स के पास ज़्यादा अमाउंट होता है, तो वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करते हैं, या आरबीआई जिस रेट के ऊपर कमर्शियल बैंक से बोरिंग करती है। और क्वालिटेटिव के अंदर जैसे सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, लोगों को बैंक्स को परसुएट किया जाता है कि वो ज़्यादा क्रेडिट ना दे, क्रेडिट राशनिंग की जाती है, सिलेक्टिव जो है क्रेडिट कंट्रोल भी, हर चीज़ के लिए आपको लोन अवेलेबल नहीं होता। तो जो बैंक्स इसकी अवहेलना करते हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है कि जैसे सपोज कर लो हमने हाउसिंग लोन लेना है, तो अगर उस वक्त इन्फ्लेशन है तो हमें ज़्यादा मार्जिन मनी, जैसे मान लो मैंने 100 रुपीज़ का लोन लेना है, तो उसमें होगा कि मार्जिन मनी बढ़ा दी जाएगी, 20% मार्जिन मनी मुझे अपनी पॉकेट से देनी पड़ेगी, तो 80 का लोन मिलेगा। बट अगर डिफ्लेशन है तो उस वक्त क्या होगा कि मार्जिन मनी जो है कम कर दी जाती है, कि जैसे मैंने 100 रुपीज़ का लोन लेना है तो 10 रुपए जो है मुझे अपनी पॉकेट से देने पड़ेंगे, 90 रुपीज़ का लोन हमें अवेलेबल हो जाएगा। ग्लोबलाइजेशन जो है एक, देखो यहाँ पे क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड को हमने एक पूरी इंटिक मतलब जितने भी वर्ल्ड के अंदर देश है उन सबको हमने एक मार्केट के अंदर कन्वर्ट करना। और ये यूनिफिकेशन तभी ही पॉसिबल है कि जब एक देश का दूसरे देश के साथ जो ट्रेड होता है, उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जो बैरियर्स होती हैं, उनको हटाया जा सके। तो जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल बाउंड्री भी जो है इरेलीवेंट हो जाती है। तो ग्लोबलाइजेशन रेफर मेनली टू द मल्टी प्लांट ऑपरेशन। तो ग्लोबल कंपनी व्यू द वर्ल्ड एज वन मार्केट। तो यहाँ पे नेशनल बाउंड्रीज की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, और हम कहीं पे से भी किसी भी देश के अंदर से कैपिटल रेज कर सकते हैं, कहीं से भी जो मार्केट है वहां पे चीजें सेल कर सकते हैं, वहां से परचेज कर सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के पीछे क्या होता है कि जब पूरा वर्ल्ड जो है एक मार्केट के अंदर है, तो वहां पे हमें बहुत सारे फाइनेंशियल मार्केट एक्सपैंड होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, टाइम और डिस्टेंस डिस्टेंस जो है श्रिंक हो जाता है, फॉरेन मार्केट का पोटेंशियल बढ़ जाता है। और जो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर डिमांड कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि वहां पे मार्केट लिमिटेड है, तो ग्लोबलाइजेशन से वो भी जो है कमी दूर हो जाती है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, पहले हम इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब देखते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी रेफर टू द एक्शन दैट द गवर्नमेंट टेक इन द इकोनॉमिक, जिसके अंदर क्या है कि गवर्नमेंट जो है टैक्सेशन की लेवल, गवर्नमेंट का बजट बनाती है, मनी सप्लाई और मेनी अदर एरिया ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी, ताकि इकोनॉमी को इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर रेगुलेट किया जा सके, जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाना। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रेफर टू वेरियस पॉलिसी मेजर which were taken by the since July 91 with a way to increase the productivity and efficiency of the economy by creating an atmosphere of the competition.
तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, तो उसके पीछे क्या था कि क्यों हमें 91 के अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट करने की आवश्यकता पड़ी? क्योंकि उस वक़्त हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ही खराब थी। हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व थे, वो बहुत कम थे। इट वाज़ ओनली 2400 करोड़, जो कि हमारी 3 वीक्स की रिक्वायरमेंट को भी पूरा नहीं कर सकते थे। और जैसे कि सरकार को ज़्यादा बोरोइंग करनी पड़ी, तो जैसे नेशनल डेट इंक्रीज़ हो गया, फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया, और जिसकी वजह से क्या था कि प्राइस इन्फ्लेशन बढ़ गई थी। और उसी तरह जैसे गल्फ वार हो गई, तो जिसकी वजह से भी क्या इन्फ्लेशन उत्पन्न हो गई। तो इकोनॉमिक पॉलिसी के 3 कंपोनेंट है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन के अंदर भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर भी, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर भी। द पॉलिसी हैड मेड प्रोविजन फॉर लिबरलाइजिंग द इकोनॉमी। देखो, लिबरलाइजिंग का मतलब है कि जैसे पहले न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थी, बहुत सारे कंट्रोल से लाइसेंस लेना पड़ता था, इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, एक्सपोर्ट करने के लिए अगर हमने नया यूनिट खोलना है, एक्सपेंशन करनी है, डाइवर्सिफिकेशन करनी है, तो बहुत सारी जो है हमें परमिशंस लेनी पड़ती थी। The policy has made provision for liberalizing the economy against unnecessary control and regulation. तो यहाँ पे क्या था कि जो अनवांटेड रिस्ट्रिक्शन थी उसको खत्म किया गया, लाइसेंस को, कोटा को, और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल जो थे यहाँ पे हटाए गए, ताकि इकोनॉमी के अंदर जो है सिंगल विंडो क्लियरेंस हो सके। तो लिबरलाइजेशन के अंदर एक तो लाइसेंस अबॉलिश कर दिया गया था। अब कुछ 2 इंडस्ट्री के लिए जो है मतलब बहुत फ्यू इंडस्ट्रीज के लिए ही लाइसेंस लेना पड़ता है, और बिजनेस को अगर हमने बढ़ाना है या घटाना है उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्राइस फिक्स करने के अंदर भी फ्रीडम है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी लिबरलाइज कर दिया गया, और फॉरेन कैपिटल जो हमारे देश में आती थी उसके भी रूल्स सिंप्लीफाई कर दिए गए। गुड्स एंड सर्विसेज की जो मूवमेंट थी उसके ऊपर भी काफी सारी रिलैक्सेशन दी गई। प्राइवेटाइजेशन के अंदर इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो कहती है कि प्राइवेट सेक्टर को, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसने प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा हाईलाइट किया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि जो पब्लिक सेक्टर, जैसे पब्लिक सेक्टर के अंदर प्राइवेट जो प्लेयर है, दे कुड कम एंड इन्वेस्ट। अगर उनका शेयर जो है 51% से ज्यादा है या उससे ज्यादा है, तो वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर चली जाती है। The word privatization means introduction of private ownership in public owned units and public managed organization। और इसके अंदर क्या था कि इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ, यहाँ भी मतलब प्राइवेटाइजेशन, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज मतलब के ओपन कर दिया गया कि उसके अंदर प्राइवेट प्लेयर भी आ सकते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम के अंदर क्या है कि जो लोग इंडिविजुअल्स हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, वो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और प्राइवेट सेक्टर को इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सपोर्ट भी दिया जाएगा। और ग्रेजुअल वे के अंदर जो पब्लिक सेक्टर है उसको डिसइन्वेस्ट कर दिया जाएगा धीरे धीरे करके। और बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक भी सेटअप किया गया, जो कि 6 यूनिट पब्लिक सेक्टर के अंदर थे, उनके लिए रिवाइवल पैकेज बनाएगा। ग्लोबलाइजेशन हम पहले भी कर चुके हैं, जिसके अंदर क्या है कि पूरा वर्ल्ड जो है एक ह्यूज मार्केट है, और ये यूनिफिकेशन तभी पॉसिबल है अगर ट्रेड बैरियर जो है वो रिमूव किए जाए। टेक्निकल एंड ज्योग्राफिकल जो है वो भी इसके अंदर इरेलीवेंट हो जाते हैं। तो ग्लोबल कंपनी व्यू द वर्ल्ड एज वन मार्केट एंड मिनिमाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल बाउंड्री। और कहीं से भी पैसा रेज किया जा सकता है, और कहीं पे भी जो है चीजें खरीदी और बेची जा सकती हैं। तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर ये चेंजेस की गई, स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी एंड हाई इन्वेस्ट प्रायोरिटी सेक्टर। और जिसके अंदर क्या था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूट के द्वारा आ सकती है। और उसी तरह अगर हमने जो है फॉरेन टेक्नीशियन को हायर करना है, या कोई इंडिजिनसली डेवलप टेक्नोलॉजी अब्रॉड के अंदर टेस्ट करनी है, तो वहाँ पे परमिशन नहीं है। और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो कि ज्यादा स्ट्रिंजेंट था, उसकी जगह जगह पे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आ गया। और रुपी जो था डेट, उसको भी पूरा मतलब कन्वर्टिबल कर दिया गया। और उसी तरह बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन जो इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स के ऊपर थी वो भी हटा ली। टैरिफ स्ट्रक्चर को भी रैशनलाइज किया गया, एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी हटाया गया, इंपोर्ट ड्यूटी को भी रिड्यूस किया गया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि न्यू पॉलिसी has shifted the emphasis from the public to private sector। तो रिडक्शन इन द लिस्ट ऑफ रिजर्व सेक्टर, अब 2 ही इंडस्ट्री है जो कि रिजर्व है पब्लिक सेक्टर के लिए। और इस तरह पब्लिक सेक्टर के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस शुरू किया गया, और जो पॉलिसी की किस तरह से उनको हमने रिवाइव करना है। और उसी तरह परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए, ताकि उनकी जो पब्लिक सेक्टर है उसकी परफॉर्मेंस को बेटर किया जा सके।
मॉडर्नाइजेशन, तो यहाँ पे था कि हमने मॉडर्न टेक्निक और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। फाइनेंशियल रिफॉर्म के अंदर था लिक्विडिटी रेशियो रिड्यूस किए गए, डायरेक्ट क्रेडिट प्रोग्राम जो थे अबॉलिश किए गए और इंटरेस्ट रेट जो था मार्केट फोर्सेस के द्वारा डिटरमिन किया गया और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए भी प्रोविजन की गई। अब हम देखते हैं कि अ, उसी तरह ही हमारी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, तो यहाँ पे था कि जैसे स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाए गए जिसके द्वारा हम लोन्स को रिकवर कर सकते थे और बैंकिंग सिस्टम को भी रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। उसी तरह फॉरेन बैंक्स को लिबरल ट्रीटमेंट दी गई और उसी तरह जो आरबीआई और फिनांस मिनिस्ट्री का ड्यू कंट्रोल था उसको भी खत्म किया गया और कैपिटल मार्केट के अंदर भी काफी सारे रिफॉर्म्स किए गए और फिस्कल रिफॉर्म्स के द्वारा जो है फिस्कल डेफिसिट को भी रिड्यूस करने की कोशिश की गई। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर डिफरेंस क्या है? तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है जिसके द्वारा हम मनी की सप्लाई को रेगुलेट करते हैं, जिसके द्वारा हम लैंडिंग रेट्स इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिस्कल पॉलिसी जो है टैक्सेशन और गवर्नमेंट के खर्चे के साथ है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई रेगुलेट करती है। फिस्कल पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमिन करती है। फिस्कल पॉलिसी जो है हमारी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और टैक्सेशन के द्वारा एग्रीगेट डिमांड को किस तरह से इफेक्ट करती है और उसी तरह मॉनेटरी पॉलिसी जो है इंटरेस्ट रेट को यूज करके हम किस तरह से मनी की सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। फिस्कल पॉलिसी का गवर्नमेंट बजट एंड बोरोइंग के ऊपर इम्पैक्ट होता है। मॉनेटरी पॉलिसी का एक्सचेंज रेट, मनी लेंडिंग रेट्स एंड इन्वेस्टमेंट पे होता है और चेंज इन फिस्कल पॉलिसी रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डिसीजन। यहाँ पे आरबीआई जो है बिना किसी हस्तक्षेप के वो इसके अंदर चेंजेस करती हैं। अब हम देखते हैं फिस्कल पॉलिसी रेफर टू द पॉलिसी व्हिच डील विद द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, बोरिंग एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग। हम कह सकते हैं गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहाँ से आता है, गवर्नमेंट जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर कहाँ पे करती है। तो ये जो पॉलिसी जिसके अंदर हम देखते हैं कि अपना एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू प्रोग्राम जो है किस तरह से चलाती है ताकि डिजायरेबल इफेक्ट प्रोड्यूस हो सके और अनडिजायरेबल इफेक्ट जो है खत्म हो सके। तो यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी जो है हमारे मॉनेटरी रिसोर्सेज को इफेक्ट करती है और ये जो पॉलिसी है दैट इज नीडेड इन बोथ द नेशन डेवलप्ड एज वेल एज दी डेवलपिंग नेशन। फिस्कल पॉलिसी बजट के द्वारा ऑपरेट होती है इसलिए इसको बजट पॉलिसी भी कहते हैं। फिस्कल पॉलिसी जो है जो कि गवर्नमेंट डिस्क्रिशनरी एक्शन लेती है किस तरह से हमने जो है लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज पे और किस तरह से हमने जो है टैक्सेशन पॉलिसी अडॉप्ट करनी है।